हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। अब दोस्तों क्या है, अभी तक जो ये चैप्टर चल रहा है और जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर तक लेक्चर्स जो बना लिए हैं उसमें आपके जितने भी लिटरेरी सोर्सेज है ना विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द पास्ट, और कौन सा पास्ट, चाहे वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो या फिर मध्यकालीन इतिहास की बात हो, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो भी लिटरेरी सोर्सेज थे वो अब आपके खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो चैप्टर है आपको नई डायरेक्शन में लेकर जाएगा। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि खुदाई कर कर धरती के अंदर से कुछ अवशेष निकालते हैं, जिसके बेसिस पर हम साइंटिफिक मेथड्स को इंप्लीमेंट कर कर उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये पता लगाते हैं कि इनकी डेट क्या है। और फिर जब हमें पता लगता है कि ये हमारे एंशियंट पास्ट या मेडिवल पास्ट से बिलोंग करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे अवशेष, तब हम एक स्टोरी बनाते हैं उसके ऊपर कि यस पहले के लोग ऐसे रहा करते होंगे, ये उनका खान पान होगा, ये उनका पहनावा होगा, रहने का तरीका होगा, ऐसे टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, औजार जो है वो यूज़ करते होंगे। तो यानी कि लिटरेरी सोर्सेज में जितने भी बुक्स मैंने आपको कवर करवाई हैं उन सब की आप कंपाइलेशन बना लेना। अब हम लोग टोटली जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो यहां से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो राइटर देखो, सबसे पहले आपको एक टॉपिक मेंशन कर रहे हैं यहां पर, आर्कियोलॉजी एंड अर्ली इंडियन पास्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो टेक्सचुअल बातें थी जितनी भी, जिससे आपको एक अंदाजा लग सकता था प्राचीन भारत के इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम टोटली तरीके से मूव करने वाले हैं आर्कियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी बेसिकली एक ऐसी स्टडी को कहा जाता है जिससे आप इंसानों के पास्ट को पता लगा सकते हो थ्रू मटेरियल रिमेन्स। यानी कि यहां पर आप किसी भी तरीके से दोस्तों याद रखना, किताबों का, किसी लिटरेरी सोर्स का, किसी टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो। आप जो है धरती के अंदर से खुदाई कर कर, अब हम खुदाई करने की बात यहां पर क्यों कर रहे हैं, और भी चीजें हो सकती हैं जिससे हम इंसानों के पास को पता लगा सके, जरूरी नहीं है सारी चीजें खोद कर ही निकलेंगी। लेकिन इंसान जब से रह रहे हैं धरती पर, या फिर अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, प्राचीन भारत का जो इतिहास हमें जानना है, तो जब इंसानों की डेड बॉडीज को गाड़ा गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं जस्ट आपको, इंसानों की डेड बॉडीज को मान लो गाड़ा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। अब उनके साथ डेड बॉडीज के इर्द गिर्द बड़े सारे पॉट्स हैं, पॉटरीज हैं, कुछ गोल्ड का, सिल्वर का सामान है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो वो यूज करते थे, इवन उनके साथ जानवर जो है वो भी गाड़े गए हैं। तो उससे हमें पता लग सकता है कि हड़प्पा में रहने वाले लोग जो हैं किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, और उस टाइम पर कौन कौन से एनिमल्स को वो मारकर खाते थे या फिर उनका पशुपालन करते थे। ऐसे जो है हिस्टोरियंस स्टोरी मेकिंग करते हैं जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर कर कुछ चीज, कुछ अवशेष उनके पास लाते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी का मतलब सिर्फ जो है खुदाई कर कर चीजों को निकालना, स्टडी करना नहीं होता है। आप ऐसी चीजों को भी स्टडी कर सकते हो जो कि आज तक इंटैक्ट है और धरती के अंदर नहीं समा रखी है। अब आप कहोगे सर इसका कोई एग्जांपल दो, तो एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि आपको चीज खुदाई कर कर नहीं निकालनी पड़ती है, जो कि इंटैक्ट है। जैसे अगर आप बात कर लो एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अशोका के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, आप उसको भी एक प्रकार से आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारा यहां पर जो कंसर्न रहता है ना आर्कियोलॉजी में, वो चीजों को लेकर रहता है। उन चीजों के ऊपर अगर कुछ लिखा भी गया है, उस लिखावट को हम पूरा का पूरा जो टास्क है उस लिखावट को इंटरप्रेट करने का, वो हिस्टोरियंस के ऊपर डाल देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि धरती से अंदर से डिगिंग करके, खुदाई करके कुछ चीज उनको मिली, कुछ पॉट्स मिले, पॉटरीज मिली, आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ भी अवशेष मिले, उसको लाया उन्होंने, हिस्टोरियंस के हाथों थमाया। अब हिस्टोरियंस उसको स्टडी करके, कभी कभार तो स्टडीज बहुत सारे मंथ्स की या सालों की हो जाती है। मान लो मेरे हाथ में घड़ा है और मैं एक हिस्टोरियन हूं, आर्कियोलॉजिस्ट ने लाकर मुझे घड़ा दिया है कि इस पर्टिकुलर साइट से हमें घड़ा जो है वो प्राप्त हुआ है। मैंने उसकी कार्बन डेटिंग मेथड करी, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निक होती है पता लगाने के लिए कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो एज है वो कितनी पुरानी है।
और मुझे पता लगा ये आज से 5000 साल पहले पुराना जो है ये पॉट जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया था। फिर मैं स्टडी कर सकता हूं ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, और उसके बेसिस पर हर एक डॉट को कनेक्ट करते हुए कंप्लीट जो एक इमेज है कि उस जमाने में इंसान कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या यूज करते होंगे, वो मेरे सामने आ सकती है बीइंग अ हिस्टोरियन। ठीक है, अब वो 100% ट्रू पिक्चर तो दोस्तों देखो हो नहीं सकती है, क्योंकि 100% ट्रू रियलिटी तो वही इंसान हमें आकर बता सकते हैं जो कि उस जमाने में रहे हैं, उन्होंने इन चीजों को देखा है, फील करा है, खाया है, पिया है, पहना है। वो हमें अपने मुंह से अगर कुछ बोलकर बताएं तो 100% ट्रू एविडेंस तो देखो वही होगा। लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं जितना उनसे हो सकता है उसके बेसिस पर वो एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट उनको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या कोई अवशेष लाकर देते हैं। ओके, तो ये एक स्टडी है आर्कियोलॉजी ह्यूमन पास्ट के बारे में, जो कि हम जानते हैं मटेरियल रिमेन से। ठीक है, और इसके मैंने आपको भरपूर एग्जांपल दे दिए, काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि आर्कियोलॉजी काफी ज्यादा कनेक्टेड है हिस्ट्री से। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक लिंक समझाया कि कैसे हिस्टोरियंस की जो स्टडी है, जो वो एनालिसिस करेंगे, डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे, उनकी स्टडी काफी हद तक दोस्तों डिपेंडेंट रहती है जो आर्कियोलॉजिस्ट उनके हाथों में अवशेष लाकर, जो कि उन्होंने खुदाई कर या किसी जगह से ढूंढकर निकाले हैं, जब वो हिस्टोरियंस के सामने उन चीजों को रखेंगे, तब हिस्टोरियंस ज्यादा बेटर तरीके से हर एक डॉट को कनेक्ट करते हुए एक स्टोरी मेकिंग कर सकते हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, तो मटेरियल रिमेन क्या क्या हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो मटेरियल रिमेन्स जो उनको मिलते हैं, जो अवशेष मिलते हैं, तो उसकी कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है। तो मटेरियल रिमेन्स में क्या हो सकता है, जो पास्ट में ग्रैंड पैलेसेस रहे हो, जो कि राजा महाराजा यूज करते थे, या फिर उन्होंने मंदिर वगैरह जो बनवाए थे, या तो वो कंप्लीटली हमारे पास अवेलेबल हो या उसके वेस्टेज हमारे पास अवेलेबल हो। तो दोस्तों वेस्टेज या प्लूरल सेंस में कहें तो वेस्टेजेस का मतलब क्या होता है कि काफी हद तक वो जो नमूना है, जो ढांचा है, वो बिगड़ गया है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका अवशेष हमारे पास जब बाकी रहता है उसको हम वेस्टेज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे एक मंदिर है, कोई पैलेस है, ठीक है, कोई हवेली है, तो जिस टाइम पर वो बनाई गई थी किसी भी राजा के द्वारा, उसमें राजा रानी उनका पूरा किंगडम वगैरह सब कुछ रहता था, जिस तरीके से उन्होंने पास में मंदिर बनवाया था, जब कोई चीज बनेगी ऑब्वियस ही बात है तब तो वो फ्रेश रहेगी। लेकिन इतिहास जैसे जैसे पीछे जाता रहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते रहे, इतिहास के पन्नों को पीछे छोड़ते रहे, तो वो खंडर जो बन जाते हैं कुछ कुछ चीजें कि जिसके कुछ अवशेष बाकी हैं, वो प्रॉपर वैसी तरीके से इंटैक्ट फुल फॉर्म में हमें अवेलेबल नहीं देखने को मिलता है जिस तरीके से वो ओरिजिनली बनाया गया था, जो ओरिजिनली उसका ढांचा था। तब हम ऐसे खंडरों को, या फिर कोई एक स्ट्रक्चर हो जो टूट फूट गया है लेकिन उसको देखा जा सकता है, उसके बारे में स्टडी करी जा सकती है, उसके अंदर जाकर अगर आप एंट्री करोगे तो आपको वो पत्थर या कुछ कुछ चीजें जो लिखी होंगी वो उसके अवशेष आपको मिल जाएंगे, उसको हम कहते हैं वेस्टेजेस। ठीक है, तो मटेरियल रिमेन्स में आ जाते हैं ग्रैंड पैलेस या फिर टेम्पल्स, ये तो हो गई बड़ी चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी इसका पार्ट होती है आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का, जैसे स्मॉल डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स जो कि इंसान किसी टाइम पर इतिहास में यूज करते थे और उसके ट्रेसेस, उसके अवशेष के ट्रेसेस आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए हैं। अब वो एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट हुआ करते होंगे एंशिएंट पास्ट में, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे टूटे फूटे जो मटके हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई पैन है, कोई पॉट है, उसके अवशेष जो है वो भी इसका पार्ट होंगे आर्कियोलॉजी का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, आप इंस्क्रिप्शन वर्ड को अगर आप यहां से हटा भी दो और सिर्फ अगर आप बात करो यहां पर कि कुछ जो पास्ट में हमें पिलर्स मिले हैं, कुछ इमारत अगर हमें मिली हैं, तो वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें प्रोमिनेंटली स्ट्रक्चर के अंदर, फिर जैसे आपको बताया जा रहा था यहां पर कुछ जो पैलेसेस हैं, कुछ जो मंदिर हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स, इंसान के हाथों के द्वारा बनाए गए कोई भी जो चीजें होती हैं दोस्तों, उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जिसके अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं ये स्टडी करने के लिए कि ये कितने साल पुराने हैं और इससे इंसान क्या करते होंगे उस जमाने के अंदर, जिस जमाने के अंदर इंसानों ने इनको बनाया था। ठीक है, फिर कुछ हड्डियां, कुछ बीज, पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स के ऊपर जो
एक चूरा टाइप जो मटेरियल होता है ना, छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, जैसे आप जब साइंस पढ़ते होगे तो आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, कि मधुमक्खी जैसे बैठती है किसी एक फूल के ऊपर, मानो सनफ्लावर के ऊपर वो बैठी, और उसके पूंछ में, उसके पैरों में छोटे छोटे वो दाने जो हैं उसके लग गए येलो येलो कलर के, फिर वो किसी और फूल पर जाकर बैठी मधुमक्खी और वहां पर उन दानों को ड्रॉप कराई, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है और इससे जो फ्लावर्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी, ठीक है। तो उन पोलन ग्रेन्स की यहाँ पर बात हो रही है। फिर इसके अलावा सील्स आ जाती है यहाँ पर, जैसे हड़प्पन सील्स। सिक्कों की बात अगर हम करें, जैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो यूज होते थे, ठीक है। बहुत सारे स्कल्पचर, जैसे हड़प्पा के अंदर हमें जो एक प्रीस्ट किंग का जो स्कल्पचर देखने को मिलता है, आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और इंस्क्रिप्शन, जैसा कि मैं भी आपको अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा था, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजी का पार्ट है। इसलिए मैंने आपको बोल दिया था शुरू में डिस्कशन में, ऐसा मत समझना कि हर चीज जो धरती के अंदर से खोद कर निकाली जा रही है वही आर्कियोलॉजी का पार्ट है। ये मैं आपको इसलिए समझाता हूं। देखो क्या होता है ना दोस्तों, हिस्ट्री को जब आप पढ़ने बैठते हो आपको ऐसा लगता है कि हमें ना वॉर्स पर और इन सब इवेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ये माइन्यूट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, या कभी कोई स्टेटमेंट अगर आ गई, या मेंस में अगर कुछ आ गया ऐसा, या इंटरव्यू रूम में पूछ लिया गया, तो आपकी इमेज इससे काफ़ी ज़्यादा खराब होती है विद रिस्पेक्ट टू आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू रूम एज वेल एज राइटिंग इन द मेंस। और प्रीलिम्स के अंदर तो फिर आपको 0 ही मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता हुआ भी आप गवा दोगे, ठीक है। अब जो मेथड्स और आइडियाज हैं, उपेंद्र सिंह मैम हमें एक बहुत छोटी सी बात बोल रही हैं, और जो कि बहुत नेचुरल और लॉजिकल और बट ऑब्वियस सी बात है, कि जिस टाइम पर इंडियन आर्कियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, जब बिगनिंग हुई थी, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट मेथड्स, तौर तरीके, हथकंडे अपनाते थे किसी भी चीज का आइडिया डिराइव करने के लिए, जो भी उनको अवशेष मिले हैं, तो हमें ये इस बुक के अंदर ये बताया जा रहा है, लेट 19th सेंचुरी में वो जो मेथड्स और आइडियाज थे वो अलग थे, लेकिन अब जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, अवशेष जो भी उनको मिले हैं उसकी स्टोरीज को डिकोड करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसमें चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा बेटर साइंटिफिक मेथड्स वगैरह अवेलेबल हैं किसी भी चीज को पता लगाने के लिए, उसकी प्रॉपर एज को डिटरमाइन करने के लिए। और उन साइंटिफिक मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी टॉपिक के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। अगली बात करते हैं। देखो, जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार, ठीक है, हिस्टोरियंस दोस्तों याद रखना, धरती के अंदर से खुदाई कर कर नहीं निकालते कुछ भी, वो काम आर्कियोलॉजिस्ट का होता है, ठीक है, वो काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। ये सबसे पहले खुदाई करके धरती के अंदर से कोई चीज निकालते हैं, इनके हाथ में पकड़ाएंगे। ये बेसिकली जो हिस्टोरियंस होते हैं, आप इनको कह सकते हो स्कॉलर्स, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो इनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो अवशेष प्रोवाइड करेंगे, कोई पॉटरी इनको मिली, कोई इंसानी कंकाल मिला, कोई रथ का पहिया मिला, कोई बाण मिला, कोई तलवार मिली, कुछ भी ऐसी चीज मिली गड़ी हुई, सबसे पहले उसकी होती है कार्बन डेटिंग मेथड। उससे पता लगती है किसी भी चीज की एक एज। जैसे ये पेन है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट कहीं गड़ा हुआ पाया। अब क्या होगा, मैं इसको एक लेबोरेटरी में जाकर इसकी कार्बन डेटिंग मेथड करवाऊंगा, तो उससे प्रिसाइजली मुझे पता लग जाएगा ये कितने टाइम पुराना है, कितने साल पुराना है, ठीक है। उसके बाद जो हिस्टोरियंस हैं वो फिर एक स्टोरी को बनाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, टाइम फ्रेम पर जब इंसान रह रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वहां पर उनका लाइफस्टाइल जो है वो कैसा था, उनका जो कल्चर है वो कैसा था, उनका जो पहनावा है वो कैसा था, रोजमर्रा के जीवन में वो कौन कौन सी चीजें यूज करते थे, इनसे ये सब चीजें पता लगती हैं। और इसमें एक अहम भूमिका जो आती है वो इस ग्रुप की भी आती है, जिसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। जैसे यूपीएससी में एक ऑप्शनल भी होता है ना दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, स्टेट पीएससी में भी होता है, जहां जहां पर ऑप्शनल्स जो हैं चलते हैं, तो आपने सुना होगा इसके बारे में। तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करता है, कि जब से आप, कहा जाता है ना हमें कि हम बंदर थे, हम एप थे, हम गोरिल्ला थे, और जहाँ से हमारा विकास हुआ है, ठीक है, फिर हमारी एंसेस्ट्रीज वगैरह क्या है, ट्राइबल्स जो हैं वो कैसे आए, और उसके बाद वो शहरी ज़िंदगी कैसे बिताने आए, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है, जो स्टडीज़ होती है, वो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या एंथ्रोपोलॉजी एज अ डोमेन का पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो किसी भी टाइम पीरियड के अंदर
कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हिस्ट्री के अंदर कल्चर क्या होता है इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी फॉर द टर्म कल्चर, यानी कि कल्चर क्या होता है जिसको हम समझते हैं, तो वो हम कौन से सब्जेक्ट के अंदर समझते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर, है ना। जब आप जीएस पेपर 1 में मेंस के अंदर इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हो तब आपको ये टर्म देखने को मिलती है, फैमिली, कल्चर, सोशलाइजेशन, नॉर्म्स, ये सब चीजें। तो यहां पर कल्चर का मीनिंग हिस्ट्री में भी वही होता है जो कि सोशियोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, तो कल्चर बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम लोग उन सभी पैटर्न ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं जो कि लोगों ने अपने समाज से, अपने बड़े लोगों से, घर परिवार के लोगों से सीख रखे होते हैं। मैंने आपको पास में भी काफी बार एक टर्म के बारे में दोस्तों बताया था, अगर आपको याद हो, नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है दोस्तों, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। हजारों बार मैंने आपको ये बता रखा है। तो वो नॉर्म्स होते क्या है, क्या आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हो, आपका घर परिवार के अंदर जैसा माहौल है, तो आपके कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स होंगे। क्या मेरे यहां भी वैसे ही है क्या? नहीं, हर जगह पर, हर फैमिली के, हर गली मोहल्ले के, हर एरिया के, हर स्टेट के, हर कंट्री के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। और बेसिकली इन नॉर्म्स को डेवलप करने के पीछे जिसका प्रभाव पड़ता है ना, उनको हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स या फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और इसमें अहम भूमिका होती है 4 लोगों की, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन। अदर सिग्निफिकेंट पर्सन दोस्तों वो ऐसे सोशल टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे राजनीति वाले टॉपिक्स हो गए, धर्म का मुद्दा हो गया, ठीक है, जो कि आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, जो कल्चर है ना दोस्तों, कल्चर में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो कि लोगों के पैटर्न ऑफ लर्न्ड बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि लोगों ने एक पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट के अंदर जिस तरीके से व्यवहार करना, बर्ताव करना सीखा है। ठीक है, जिस तरीके से लोग सोचते हैं, ठीक है, और चीजें करते हैं। अब आप कहोगे सर ये भी लोग सीखते हैं क्या? लर्न्ड बिहेवियर की यहां पर बात करी जा रही है हमसे कि लोग सोचना भी सीखते हैं समाज की वजह से। यस दोस्तों, सामाजिक प्रेशर की वजह से भी हमारी जो थिंकिंग होती है ना, वो भी काफी ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस होती है। जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में कभी रह चुके हो या फिर अगर आप मुझे वहां से सुन रहे हो, तो आपके यहाँ क्या है कि लड़कियां या आपके घर परिवार की जो औरतें हैं, जो बहनें हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको अलाउड नहीं होगा, वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्रिसाइज नॉर्म के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आओगे, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो वहां पर क्या है कि कल्चर काफी ज्यादा अलग होगा एज कंपेयर टू कोई भी अगर एक रूरल एरिया होगा। क्यों? यहां पर नॉर्म्स अलग हैं, यहां पर फैमिली की जो सोच है वो अलग है अपनी बेटियों को लेकर, गांव में लोगों की अलग है। हम यहां पर सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू नॉर्म्स, कोई भी सही गलत नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर आप शहर से बिलोंग करते हो, आपके मम्मी पापा ने आपको कभी नहीं टोका कि छोटे कपड़े पहनो बेटा, या बड़े कैसे भी कपड़े पहनो, अपने शरीर को ढक कर रखो, या फिर आप किस भी प्रकार की शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हो। लेकिन बाहर का कोई पर्सन अगर आपको ऐसा बोले, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर लोगों की मेंटेलिटी आपके अकॉर्डिंग ऐसी है कि वो आपको रोक टोक कर रहे हैं या फिर आपको घूरे जा रहे हैं, तो आप कहोगे ना कितने नैरो माइंडेड लोग हैं। तो आप यहां पर जब लोगों को ब्रॉड माइंडेड या नैरो माइंडेड कैटेगरी में दोस्तों क्लासीफाई करते हो ना, तब यहां पर थिंकिंग का एलिमेंट एक्टिवेट होता है। एक्चुअली आप बात थिंकिंग की कर रहे होते हैं लोगों की, है ना, और किस प्रकार से लोग जो है वो चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से सीखते हैं, जिसका इंसान हमेशा पार्ट होता है। हर एक इंसान किसी ना किसी सोशल ग्रुप का पार्ट होता है। और ये सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करते हैं दोस्तों, तो यही हमारा कहलाता है कल्चर। अब आप कहोगे सर हिस्ट्री की डिस्कशन चल रही है, तो इस बुक के अंदर या फिर आपकी एक्सप्लेनेशन में सोशियोलॉजी वाला एंगल क्यों आ रहा है, सोशियोलॉजी वाली झलक क्यों आ रही है? दोस्तों वो इसलिए क्योंकि इंसान जब भी पास्ट में रह चुके हैं, फिर चाहे वो हम बात करें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, या फिर एंशियंट टाइम की या मेडिवल टाइम की, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, वहां पर इंसानों का जो कल्चर है ना वो इवॉल्व होता हुआ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम जब बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास,
तो पूरे हिंदुस्तान का अगर हम नक्शा देखें तो वहां पर लोग सभी प्रकार का मतलब हम अगर ये सोचे कि एक ही पहनावा था उनका, एक ही फूड टेस्ट था, एक ही लैंग्वेज थी, तो ये हमारी गलती हो सकती है समझने के लिए। कहने का मतलब ये है, जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी अवशेष लाकर हिस्टोरियंस के दोस्तों हाथ में देते हैं ना, समझने की कोशिश करना बात को, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई अवशेष हिस्टोरियंस के हाथ में लाकर दिया, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, हिस्टोरियंस ने उस मटेरियल को स्टडी करते हुए एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है, कि लोगों का पहनावा, जो तौर तरीका है, रहन सहन है, भाषा है, या वो चीज़ें जो यूज़ करते होंगे वो ऐसी ऐसी करते होंगे, तो उसके बेसिस पर हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो है कल्चर देखने को मिलता है, कल्चर जानने को मिलता है। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो जो वर्ड कल्चर जो हम यूज कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इसको, इस वर्ड को, इस टर्म को ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से और थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं जब हम कल्चर के बारे में बात करते हैं तो वो हमें ऐसे रैंडमली बात नहीं करनी होती है, पहले कुछ अवशेष हमें मिलना चाहिए और उसके पीछे कुछ टेक्सचुअल सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम उस टाइम पीरियड को स्टडी कर सकें। अब बात यहां पर मैं टेक्सचुअल सोर्सेज की एकदम से क्यों करने लगा? दोस्तों समझने की कोशिश करो, आपके हाथ में एक पॉटरी मिली, कार्बन डेटिंग मेथड से एज भी आपको उस टाइम पीरियड की पता लग गई, ये कितने साल पुरानी है, लेकिन कुछ आपके पास टेक्सचुअल सोर्सेज तो होने चाहिए ना, ताकि आप पता लगा सको कि इस टाइम पर किसका रूल चल रहा था, मौर्यन एम्पायर था कि गुप्ता एम्पायर था, दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था कि मुगल एम्पायर का रूल चल रहा था, तभी तो आप चीजों को डिकंस्ट्रक्ट कर सकोगे। जैसे कोई एक पॉटरी आपको मिल रखी है, आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो, जस्ट अ मिनट, यहां लिखता हूं, यहां समझाता हूं मैं आपको। आपको यहां पर कोई एक पॉटरी मिली किसी एक टाइम पीरियड पर, ठीक है, अब वो आपके अकॉर्डिंग जो है 11th सेंचुरी या फिर 12th सेंचुरी के टाइम की है, कार्बन डेटिंग मेथड ने, लेबोरेटरी टेस्टिंग ने आपको ये बताया। हम यहां पर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, बीसीई की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये 10th या फिर 12th सेंचुरी सीई की पॉटरी है। अब इस पॉटरी के बेसिस पर आप क्या स्टोरी बना लोगे? आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको खुद भी सोचने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कोई एक मूल आधार नहीं है आपकी थिंकिंग का। तो ये जो पॉटरी है, ये अपने आप में क्या हुआ? ये अपने आप में हुआ एक अवशेष, यानी कि आप इसको कहोगे ये एक आर्कियोलॉजी का नमूना है, यानी कि एक आर्कियोलॉजी का रिमेन है या फिर एक मटेरियल है, राइट। इसके साथ अगर आपको एक टेक्स्ट भी जानने को मिल जाए, टेक्स्ट भी देखने को मिल जाए, तब आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी कि 11th या 12th सेंचुरी के टाइम पर हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत वालों का रूल था। और इस पॉटरी के अवशेष को अगर आप इस टेक्सचुअल नॉलेज से कनेक्ट कर दो तो आपको क्या पता लग जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के रूलर जो है इस प्रकार की पॉटरीज को यूज करते थे। हो गई आपकी कहानी कंप्लीट। फिर जब आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता लग गई, 90% आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर हिस्टोरियंस जो हैं कुछ और चीजों के बारे में स्टडी करने लग जाते हैं, कुछ और स्टोरीज वो अपनी बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे जैसे उनको और चीजें मिलती रहती हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट उनके हाथ में लेकर आते हैं और टेक्सचुअल सोर्सेस को जब वो डिकोड करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्कियोलॉजिस्ट जो ये वर्ड है ना कल्चर, इसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक और टेक्निकल तरीके से यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकें। अब ये 3 टर्म यहां पर यूज करी गई हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। आर्टिफैक्ट, इंडस्ट्री और असेंबलेज। अब दोस्तों यहां पर इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी अदानी की इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो, हिस्ट्री में इस टर्म का मतलब कुछ और है। सबसे पहले समझते हैं आर्टिफैक्ट का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी एक ऐसा पोर्टेबल ऑब्जेक्ट, पोर्टेबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सको। तो कोई भी एक ऐसा पोर्टेबल ऑब्जेक्ट जिसको या तो इंसानों ने बनाया हो, या फिर जब एक इंसान ने उसको बनाया था किसी और इंसान ने उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर दिया हो। अब परिवर्तन कैसे? सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पॉटरी है, ठीक है, ये बन रखी है, तो ये हो गया मेड एलिमेंट। ऑल्टर्ड एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा? मैंने इसके अंदर ये पॉटरी किसी पर्सन ने बनाई थी ए, ठीक है, एबीसी कोई पर्सन होगा, और मैंने बाद में अलग से इसके अंदर एक हैंडल अटैच कर दिया, ठीक है, तो मैंने इसकी कंडीशन को क्या कर दिया, पॉटरी की कंडीशन को ऑल्टर कर दिया, ठीक है।
जो कि इंसानों के हाथों द्वारा बनाई गई हो उसको हम कहते हैं दोस्तों आर्टिफैक्ट। और इसके अंदर आ जाती है पॉटरी या फिर कुछ टूल्स या कुछ औजार जो इंसान यूज करते थे। ठीक है, अब सिमिलर आर्टिफैक्ट, अब ध्यान से समझना, अब हम बात करेंगे ये जो दो टर्म्स थे, आर्टिफैक्ट तो आप समझ गए, अब हम बात करेंगे प्रिसाइजली व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री एंड असेंबलेज। इजी है समझना, ध्यान से समझते हैं। जो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे मतलब मान लो एक पॉटरी एक जगह पर मिली, उसी जगह पर थोड़ी दूर जाकर कहीं और सिमिलर पॉटरीज मिली, एक मिली, दो मिली, 5 मिली, 10 मिली, 50 मिली, 100 मिली, कितनी भी मिल सकती है, एक से ज्यादा मिली, तो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स जो कि सेम मटेरियल से बनाए गए हो, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर साइट पर मिले। अब कोई साइट जो होगी दोस्तों, जगह, कोई भी जो साइट जिसको हम कह रहे हैं वो एक जगह ही होगी, वो छोटी तो होगी नहीं। जैसे अगर एक एरिया है इतना बड़ा, ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस जगह पर एक पॉटरी मिली, ठीक है, इस जगह पर एक पॉटरी मिली, इस जगह पर एक पॉटरी मिली, इस जगह पर एक पॉटरी मिली, 4 पॉटरीज यहां पर मिली आर्कियोलॉजिस्ट को। अब इसके बेसिस पर हम कहानी क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वो समझने वाली बात है। इसके बेसिस पर हम कहानी ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या सबका मटेरियल सेम है, तो हमें पता लगा ये सारी सेम मटेरियल से बनाई गई है, सबके अंदर जो है वो टेराकोटा जो है वो यूज हो रखा है। ठीक है, तो फिर हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो इस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब डॉट मतलब कैसे कि ये एक पर्टिकुलर एक साइट है जहां पर लोग रहते थे और उन्होंने इस पूरे एरियाज में ये सारी जो है पॉटरीज को वो प्रेफर करते थे या फिर बनाना पसंद करते थे। इस तरीके से हिस्टोरियंस जो है वो एक पर्टिकुलर जमाने की स्टोरीज को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, तो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स जैसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि दोस्तों ध्यान देना टर्म पे, जो कि सेम मटेरियल से बनाए गए हों और एक पर्टिकुलर साइट पे जाकर आपको मिल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे माइक्रोलिथ इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे जो टूल्स थे जिसके अंदर प्रिसाइजेस आना शुरू हो गई थी, ये सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा, पेलियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक टूल्स, मेसोलिथिक टूल्स। ठीक है, तो माइक्रोलिथ जो इंडस्ट्री थी, जो छोटे छोटे टूल्स थे जो काफी प्रिसाइज थे, तो उसको आप माइक्रोलिथ टूल्स को एक तो मिला नहीं है, काफी सारे मिले एक पर्टिकुलर साइट पर, तो उसको आप इंडस्ट्री कह सकते हो। सिमिलरली ब्लेड और ब्यूरेन, ठीक है, जो इंसान एक प्रकार का अपने जमाने के अंदर कुछ जो ब्लेड्स, स्टोन ब्लेड्स जो होती थी वो यूज करते थे, बाद में मेटल ब्लेड्स भी बनी। ठीक है, ब्यूरेन मतलब जैसे किसी जानवर की खाल उतारनी है या फिर गड्ढा खोदना है, मतलब उस तरीके से, तो वो एक से ज्यादा ऐसे अवशेष मिले, इसलिए हम उसको इंडस्ट्री कहेंगे। तभी मैं आपको बता रहा था कि हिस्ट्री में इंडस्ट्री को ऐसा मत समझना कि यहां पर जैसे आप इकोनॉमिक्स में किसी फर्म की बात करते हो या फिर आप अंबानी अदानी की इंडस्ट्री को सोच लो, ये वो वाली इंडस्ट्री नहीं है। फर्म या कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही है, कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही है यहां पर बात हो रही है एक पर्टिकुलर साइट है, वहां पर कुछ ऐसे मटेरियल रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए हैं जो कि किसी और जगह पर भी उनको मिल रहे हैं, सेम धातु से वो बन रखे हैं, तो इसलिए वो कहते थे कि ये एक इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब आप हड़प्पा के बारे में पढ़ते हो तो हड़प्पा में दोस्तों आपने एक साइट का नाम सुना होगा, लोथल। लोथल में एक बीड मेकिंग फैक्ट्री पाई गई थी, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हमें यह बताते हैं कि यहां पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, आईवीसी के अंदर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री या बीड मेकिंग जो फैक्ट्री या फिर सिंपली आप कह लो बीड फैक्ट्री, वो लोथल में पाई गई, क्योंकि एक बीड नहीं मिला हमें सैकड़ों की संख्या में जो बीड्स हैं वहां से प्राप्त हुए, तो इसलिए वो इंडस्ट्री है। अब इस प्रकार की सभी जो इंडस्ट्रीज होंगी, हम दोस्तों तीसरे टर्म की तरफ जा रहे हैं कि असेंबलेज क्या होता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये जो टर्म है असेंबलेज, इसका अंग्रेजी अनुवाद जरा सीखते हैं हिंदी में करना। तो ऑल द इंडस्ट्रीज फाउंड एट अ साइट, जो एक पर्टिकुलर साइट की हम बात कर रहे थे कि जैसे ये एक साइट है, यहां पर मटेरियल नहीं मिल रखा है, इस प्रकार की पूरी जहां पर एक काम चलता था, ऐसी प्रॉपर इंडस्ट्रीज जो है हमें बहुत सारी मिली है एक पर्टिकुलर साइट पर। ठीक है, उसको हम कहते हैं असेंबलेज, इस टर्म को कहते हैं असेंबलेज। ठीक है, यानी कि मटेरियल्स अगर एक जगह पर मिल रहे हैं वो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज एक जगह पर अगर हमें मिल रही है वो है असेंबलेज। ठीक है, अगर सिमिलर असेंबलेजेस
मान लो कि ये पूरी की पूरी जो साइट्स हैं या जो असेंबलेजेस हैं वो हमें मिल रहे हैं एक से ज्यादा साइट्स पर, ठीक है, तो हम उन साइट्स को कहते हैं दे बिलोंग टू सेम आर्कियोलॉजिकल कल्चर। इसलिए कल्चर जो टर्म होता है वो बड़ा होता है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने दोस्तों हमें क्या बताया था, जब मुल्तान लाहौर के आसपास पाकिस्तान में बेसिकली रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उनको कुछ ब्रिक्स मिली थी, तो फिर आगे चलकर उनको हड़प्पा की साइट मिली, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इनकी टीम को वो मिली। अब आगे चलकर जब इन्होंने देखा कि उस सिमिलर रेशियो की जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो हमें हड़प्पा के अलावा और भी साइट पर मिल रही हैं, ठीक है। हड़प्पा के अलावा हमें और भी साइट पर मिली है, लोथल में भी वो एविडेंसेस हैं, राखीगढ़ी में है, कालीबंगन में है, ठीक है, हड़प्पा में तो थे ही, मोहनजोदाड़ो में भी मिले हैं। तब जाकर ये कंक्लूजन लगाई गई कि कोई एक साइट जो है वो यहां पर अवेलेबल है, कोई एक साइट यहां पर अवेलेबल है, कोई एक साइट यहां पर अवेलेबल है, कोई यहां पर अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हिस्टोरियंस डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं, तो उनको फिर ये पता लगा, और ऐसा जॉन मार्शल ने खुद भी बोला था कि हड़प्पा जो है या जो आईवीसी है वो एक मतलब सिविलाइजेशन, तो उसको बाद में बोला था कि हड़प्पा जो एक साइट है वो एक इंडिविजुअल साइट नहीं है, वो एक लार्जर सिविलाइजेशन का पार्ट है, और जिसको आगे चलकर नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही राइटर आपको यहां पर बताने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपको मिलती हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर साइट, तो वो बन जाती है असेंबलेज। लेकिन ऐसी सिमिलर असेंबलेजेस आपको अगर मिलती है एक से ज्यादा साइट पर, यानी कि वो जो प्लेसेस हैं, जो लोकेशन है, दे आर क्रॉसिंग दी ज्योग्राफिकल रीजन्स, एक से ज्यादा स्टेट तक वो फैली हुई है, और हो सकता है कंट्री के बियॉन्ड भी वो फैली हो। जैसे अगर हम जब दोस्तों बात करते हैं आईवीसी की, तो आपको भी पता है कुछ साइट्स इंडिया के अंदर हैं और कुछ साइट्स आज के पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जब अर्ली पास चलता था, जब प्राचीन भारत का इतिहास चलता था, तब तो वो पूरा एक ही सिविलाइजेशन था ना, ठीक है। तो एक से ज्यादा साइट्स पर जब आपको सेम असेंबलेजेस मिलते हैं, जहां पर सिमिलर मटेरियल्स जो बनाए जा रहे हैं, सेम मटेरियल रिमेन्स आपको मिल रहे हैं, कुछ अवशेष मिल रहे हैं, कोई चीजें मिल रही हैं, तो आप उन सभी साइट्स को कॉम्बिनेशन में कहते हो दैट दे बिलोंग टू सेम आर्कियोलॉजिकल कल्चर, जिस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता था, या जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। ओके, तो आई होप दोस्तों ये डिस्कशंस आपको अच्छी लग रही होंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। अभी इस टॉपिक में बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन आर्कियोलॉजी के बारे में और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चीज़ को डिकोड करने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।